डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सामने दो रिसर्च क्वेश्चंस हैं. इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन सेल्स? और सेकंड क्वेश्चन कि एडवर्टीजमेंट की अगर वैल्यू 50 है तो सेल्स की वैल्यू क्या होगी. अब यहाँ पे हमारे पास में डेटा सेट दिया हुआ है. पहली केस 1 में डेटा सेट एडवर्टीजमेंट का और सेल्स का दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज दी हुई है हमारे पास में. हो सकता है कभी एक डेटा सेट लेट्स से एडवर्टीजमेंट जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी हो और हाई लो हाई लो हाई लो, रेस्पोंडेंट थोड़े शाई है या रेस्पोंडेंट ने ऐसा डेटा दिया. या फिर केस 3 जिसमें दोनों ही एडवर्टीजमेंट और सेल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों की वैल्यू हाई लो के कॉन्टेक्स्ट में दी हुई है. हाई और लो एक बेंचमार्क दे दिया कि 45 से नीचे लो, 45 से ऊपर. तो ऐसे सिचुएशंस में हम कैसे डील करेंगे? इन दो रिसर्च क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में हम रिग्रेशन समरी को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किसी भी रिग्रेशन समरी को देखते ही हमारे दिमाग में कुछ पॉपअप क्वेश्चंस तुरंत आ जाने चाहिए और आते हैं कि ये टी स्टैटिस्टिक्स, एफ सिग्निफिकेंस वैल्यू, पी वैल्यू ये क्या कह रही है. क्या कहीं पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो रही है? अगर वो हाइपोथेसिस है तो वो हाइपोथेसिस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी शादी में दूल्हा दुल्हन का प्रेजेंस सबसे ज़रूरी है. उनके एब्सेंस में फिर वो फंक्शन शादी नहीं रहेगा, राइट. सिमिलरली तो हम जब रिग्रेशन समरी देख रहे हैं तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें क्या बता रही हैं, क्या कौन किसके बारे में हिंट दे रही हैं और क्या वो हाइपोथेसिस जो हमने टेस्ट करी है यूजी पीजी लेवल पे हम रिग्रेशन की समरी निकाली, हमने रिग्रेशन इक्वेशन निकाली एंड वी आर क्वाइट हैप्पी कि है अब हम इस पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. पर किस कॉन्टेक्स्ट में वो प्रिडिक्शन यूजफुल है या यूजलेस है वो चीज़ भी हम देखेंगे इस वीडियो में. हम फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं जहाँ पे सेल्स और एडवर्टीजमेंट दोनों का डेटा न्यूमेरिक वैल्यू में है, अवेलेबल है हमें. और यहाँ पे हम रिग्रेशन अप्लाई करेंगे और रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास आएगी. तो रिग्रेशन वर्ड जो है, फर्स्ट टर्म प्रीफिक्स है रीअपियर, रीयूज, रिमेंबर, रिपीट. सभी जहाँ पे भी प्रीफिक्स ये यूज़ होता है हमें कुछ पास्ट के बारे में रिफ्लेक्ट करता है. सिमिलरली रिग्रेशन में भी हम पास्ट के डेटा के बेसिस पे कुछ इनपुट्स हैं जो हमें एक ट्रेंड लाइन, कुछ हिंट दे रहे हैं जिसके बेसिस पे हम फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं कि एक एंटिसिपेशन हम लगा सकते हैं. पर फ्यूचर की बात नहीं हो रही है. फ्यूचर के बारे में एंटिसिपेशन जो भी लगा रहे हैं हम वो पास्ट के बेसिस पे लगा रहे हैं. और इसीलिए रिग्रेशन समरी को और इस इक्वेशन को समझना बहुत ज़रूरी है. हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू डाली और ये रिग्रेशन समरी हमारे सामने आ गई. अब इस रिग्रेशन समरी में हमें एक चीज़ दिख रही है, ये वाला जो पार्ट है ये कोरिलेशन से रिलेटेड इनपुट है. सेकेंड पार्ट इसमें रिग्रेशन रिलेटेड इनपुट है. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि किसी भी शादी या फंक्शन के अंदर हम जाते हैं तो सबसे की इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? दूल्हा और दुल्हन. उनके एब्सेंस के बिना पूरा फंक्शन, कितने भी बाराती आए, कितने भी पंडित आए, इट्स यूजलेस, फ्यूटाइल. तो यहाँ पे भी जब रिग्रेशन समरी को हम स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट बात है वो अगर नहीं समझी तो उसके अलावा कितनी भी डिटेल लो, इट्स यूजलेस. तो वो क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या चीज़ समझनी है, यहाँ पे एफ वैल्यू, टी स्टैटिस्टिक्स, पी वैल्यू, ये क्या हाईलाइट कर रही है, कौन सी हाइपोथेसिस है जिनको टेस्ट किया जा रहा है और क्या है वो कॉन्टेक्स्ट, उसको समझने के लिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं. पिछली वीडियोस में जो हमने लैंग्वेज के साथ स्टैटिस्टिक्स की बात करी थी तो हमने देखा था अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग टेस्ट पे इंडिकेशन दे रहा है. जैसे जब हम रिलेशन वर्ड यूज़ करते हैं तो हम कोरिलेशन या रिग्रेशन की बात कर रहे हैं. दोनों डेटा सेट हमारे पास मेट्रिक है इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के प्रिडिक्शंस आएंगे. कोरिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में 3 अजम्पशन है, रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में 10 अजम्पशंस हैं, इसलिए हाई लेवल ऑफ प्रिडिक्शन यहाँ पे आता है. ऑन द कॉन्ट्ररी जब दोनों डेटा सेट नॉन मेट्रिक है तब हम एसोसिएशन वर्ड यूज़ करते हैं. टेस्ट कौन सा यूज़ करते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं. और यहाँ पे एक ही एजम्पशन है इसलिए बहुत वीक प्रिडिक्शन है. लेकिन जब एक डेटा नॉन मेट्रिक है, एक डेटा मेट्रिक है, उस केस में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिफरेंस वर्ड यूज़ करते हैं. यहाँ पे 3 अजम्पशन है. अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था कि हम डिफरेंस, किसका डिफरेंस देख रहे हैं कि ये जो पहली बात नल हाइपोथेसिस बोलती है कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है. अब क्या चीज़ सेम है वो आगे की वीडियो में, आगे स्लाइड में देखेंगे. और अल्टरनेट है कि हाइपोथेसिस की थी नहीं, ये सेम नहीं है, इसके पीछे कोई नेचुरल कॉज है. नल हाइपोथेसिस की कोई नेचुरल कॉज नहीं है. टेबल वैल्यू क्या है? टेबल वैल्यू उन ऑकरेंसेस की बात है जहाँ पे कि ये नेचुरल कंडीशन से एक ही पेड़ के आम कितनी वेरिएशन आएगी, लेकिन उसी आम के
बास्केट के अंदर एक पाइनएप्पल या एक वो लगा तो ये नेचुरल डिफरेंस नहीं है, कुछ और रीज़न है, इसके कोई असाइनेबल कॉज देना पड़ेगा। तो चाहे हम कैलकुलेटेड वैल्यू से बात करें, चाहे whether p value is greater than 0.05 या फिर लोअर लिमिट नेगेटिव एंड अपर लिमिट पॉजिटिव, इसका ऑपोजिट लोअर लिमिट दोनों और अपर लिमिट दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, उस केस में नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये 3 सिनेरियो हैं और तीनों एक ही बात कह रहे हैं, एक ही सोर्स उनका सेम है, अलग अलग तरीके से। अब देखते हैं रिग्रेशन की समरी में क्या हाइपोथेसिस है, उनकी क्या बात हो रही है। अब हम रिग्रेशन समरी को स्टडी करते हैं। हमारे रिसर्च क्वेश्चंस क्या थे कि एडवर्टीजमेंट का सेल के ऊपर कोई इफेक्ट है या नहीं। सेकंड रिसर्च क्वेश्चन था कि एडवर्टीजमेंट की वैल्यू अगर 50 है तो सेल्स की वैल्यू क्या होगी, और ये चीज़ हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं आराम से, हमको रिग्रेशन लगाते ही चीज़ सेकंड इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। रिग्रेशन इक्वेशन में एडवर्टीजमेंट की वैल्यू 50 डालते ही हमें सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या एडवर्टीजमेंट का सेल्स के ऊपर इफेक्ट है? हाँ है, इफेक्ट है। अब वो इफेक्ट है, उस रिसर्च क्वेश्चन का आंसर सिग्निफिकेंस के लेवल में क्या है, वो चीज़ समझने के लिए सबसे की इंपॉर्टेंट इनपुट्स क्या है यहाँ पे हमें दिख रहा है टी स्टैटिस्टिक्स पी वैल्यू। ये जो चीज़ बता रही है, यही चीज़ किसी ना किसी जगह पे किसी हाइपोथेसिस को, किसी डिफरेंस को रिफ्लेक्ट कर रही है। और वो हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रही वो हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस बोल रही है कि H0 इफेक्ट, H0 फॉर इफेक्ट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब, पहला नल हाइपोथेसिस ये कह रहा था कि एडवर्टीजमेंट का सेल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। सेकंड नल हाइपोथेसिस ये कह रहा था कि इंटरसेप्ट 0 है, और दोनों को हमने डिस्प्रूव कर दिया। और वही चीज़ यहाँ पे टी स्टैटिस्टिक्स पी वैल्यू और ये लोअर और अपर लिमिट बता रही है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के डिसीजन रूल अभी देखे ना, टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू जब भी 2 से ज़्यादा है, whenever it is greater than 2, it means the 2 means that you are comparing, the 2 means that you are comparing are not same. That means there exists a difference which is not assignable to natural causes. So, p value में क्या थंब रूल था? एक ही बात हो रही है। p वैल्यू में ये थंब रूल था कि 0.05 से ज़्यादा अगर है p की वैल्यू तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। यहाँ पे 0.05 से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यही चीज़ दोनों के एडवर्टीजमेंट और इंटरसेप्ट दोनों के कॉन्टेक्स्ट में। लाइकवाइज लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या बता रही है? फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं कि मिनिमम इंटरसेप्ट इतना रहेगा, मैक्सिमम इतना रहेगा। मिनिमम एडवर्टीजमेंट की वैल्यू इतनी रहेगी, मैक्सिमम इतनी रहेगी। ये सब समझने के लिए हमें इस कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है कि ये जो हमने रिग्रेशन निकाला है 10 ऑब्जर्वेशंस के ऊपर निकाला है, पर हम खुद भी ये मान रहे हैं कि इन 10 ऑब्जर्वेशन में अगर एक वैल्यू और ऐड कर दी जाए तो ये रिग्रेशन इक्वेशन चेंज हो जाएगी। पर वो चेंज कितना बड़ा होगा या सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा, क्या इस चीज़ के ऊपर रिलाई किया जा सकता है? क्या इसके ऊपर कॉर्पोरेट इन्वेस्ट कर सकता है हमारे प्रिडिक्शन के ऊपर कि हाँ आप तो रिसर्च कर रहे हैं, आपने तो एक 10 डेटा पॉइंट्स पे या 100 डेटा पॉइंट्स पे कुछ सब ऑब्जर्वेशन दे दिए, पर मेरे तो करोड़ों रुपए लगेंगे। अब वो कॉन्टेक्स्ट में हम कितना सब्सटेंशियल क्लेम कह सकते हैं कि नहीं, ये जो हम बात कर रहे हैं ये सब्सटेंशियल है? क्या ये 19 की वैल्यू क्या 0 के इक्विवेलेंट या इनसिग्निफिकेंट हो सकती है? हम समझते हैं सपोज 19 की जगह 5000, 5 लाख कुछ भी हो बड़ी अमाउंट, वो भी इनसिग्निफिकेंट हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि कोई लाखों करोड़ों की डील है, मल्टी बिलियन डॉलर की बड़ी डील है, उसके सामने फ्यू थाउजेंड रुपीज़, फ्यू लाख रुपीज़, वहाँ पे वो इनसिग्निफिकेंट है। सेम वे यहाँ पे हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, वो चीज़ हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर बढ़ाते रहेंगे, कितने भी बढ़ाएंगे, प्रोवाइडेड कि वो जो नंबर ऑफ नेक्स्ट वैल्यू जो है वो इसके एवरेज के इक्वल नहीं हो। अगर इसके एवरेज की इक्वल वाली वैल्यू 33.3 इसमें ऐड करते जाएंगे तो इन्फिनिटी तक ले जाए ना सैम्पल वैल्यू, वो रिग्रेशन इक्वेशन चेंज नहीं होगी। पर प्रैक्टिकल सिनेरियो में वो पॉसिबल नहीं है। एडवर्टीजमेंट की वैल्यू अलग अलग टाइम में अलग अलग होगी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वही चीज़ यहाँ पे इस पे की इनपुट्स ये डिफरेंस जो है, ये हाइपोथेसिस इन्हीं बातों पे फोकस कर रहा है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई हमें। अभी हम सेकंड सिनेरियो लेते हैं जिसमें एडवर्टीजमेंट का डेटा हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। रेस्पोंडेंट्स ने कहा है कि 45 से अबव वैल्यू है अगर एडवर्टीजमेंट की, दे कैन क्लासीफाई इट हाई
एंड इफ इट इज बिलो 45 देन दे क्लासिफाई इट एज लो, और हाई लो के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास में डेटा इनपुट है। सेम दो रिसर्च क्वेश्चन, इनको हम कैसे स्टडी करेंगे। या सेल्स की वैल्यू हमारे पास मीट्रिक डेटा में है, तो इस केस में हम रिग्रेशन तो नहीं लगा सकते हैं, पिछले वाले केस में तो दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज थी। यहाँ पे हम इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो x की वैल्यू जो सेल्स की रेस्पेक्टिव वैल्यूज है उसका मैक्सिमम हम x लो के ऊपर एवरेज निकाल सकते हैं। ये x लो का एवरेज और ये x हाई का एवरेज। और नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या बनेगी, नल हाइपोथेसिस कह रही है कि x बार लो और x बार हाई आर बोथ इक्वल, और हमको ये प्रूव या डिसप्रूव करनी है, समझना है। अगर p की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05 which this reflects that null is accepted. If p is less than 0.05 which reflect that they are not equal, there is a significant difference, यहाँ पे रिलेशन है, इनके बीच में डिफरेंस है, राइट। अब इस केस में पहले क्वेश्चन का आंसर हम समझ सकते हैं। सेल्स की वैल्यू जब एडवर्टाइजमेंट 50 है, एडवर्टाइजमेंट जब 50 है तब यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू उस बैंडविड्थ में आएगी हमारे पास में, उससे ज़्यादा कुछ आंसर नहीं आएगा। अब थर्ड सिनेरियो देखते हैं। थर्ड सिनेरियो में दोनों ही क्लासिफाई किया हुआ है कैटेगरीज में। अब इसको रिप्रेजेंट जब करेंगे तो ये ग्राफ पे ऐसे देख सकते हैं, दोनों जब लो हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों हाई तब फ्रीक्वेंसी क्या है, एडवर्टीजमेंट लो और सेल्स हाई तब की फ्रीक्वेंसी क्या है। टोटल नंबर हम उसमें काउंट ही कर सकते हैं, और ये हमें क्रॉस टैब नहीं दिख रहा, क्रॉस टेबुलर फॉर्म में ये सारी चीज दिखते हैं। क्या यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होगी और यहाँ पे हम क्या प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, और डेटा हम इन रिग्रेशन इन क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस करेंगे। इस केस में एक थंब रूल है कि जैसे ये दो केसेस कंसिडर करते हैं कि पहला केस अगेन 110 डे स्कॉलर्स और 90 हॉस्टलर्स। इस केस में हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज तो दिख रही है कि ये डायमेंशन हैवी है, थंब रूल्स है ये डायमेंशन हैवी है। इस केस में ये डायमेंशन हैवी तो है, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, इतनी श्योरिटी के साथ हम कह नहीं सकते, यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते। इस केस में हमें साफ पता है, अगर किसी ने पूछा हमसे कि एक नया स्टूडेंट ज्वाइन करने वाला है, क्या चांसेस है कि वो कौन होगा, तो हम देख सकते हैं कि ज़्यादा चांसेस है डे स्कॉलर होगा, वो स्टूडेंट होगा या होगी। ओके, अगर एक दोस्त डे स्कॉलर ज्वाइन करता है आपके स्कूल में, तो क्या चांसेस है कि वो गर्ल होगा या गर्ल होगी वो, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, राइट। डे स्कॉलर अगर कोई नया ज्वाइन करता है तो बॉय होने की पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। लाइकवाइज एक हॉस्टलर ने नया ज्वाइन किया है, एक स्टूडेंट है जिसने जो हॉस्टलर है, तो क्या पॉसिबिलिटी है उसकी बॉय और गर्ल होने की। अब ये भी हम यहाँ से इस लेवल की प्रिडिक्शन ही देख सकते हैं, वो भी उस केस में ज़्यादा डिपेंडेबल रिजल्ट तब आएंगे जब ये डायमेंशन, एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से हैवी होगा। ये डायमेंशन वीक है, ये डायमेंशन हैवी है। अब सेम चीज यहाँ पे देखने की कोशिश की जाए तो प्रिडिक्शन, क्योंकि दोनों डायमेंशन लगभग बराबर है, लगभग इक्वल ही है, तो इस केस में इसका सम आ रहा है 85 और इसका सम आ रहा है 115, तो इस केस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। तो अभी एक चीज समराइज कर लेते हैं। केस वन ये था जब दोनों ही डेटा हमारे पास मैट्रिक थे। जब दोनों डेटा मैट्रिक थे तो हम रिग्रेशन लगा सकते हैं, हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में, क्या पॉसिबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, कितने। हम ना सिर्फ इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं बल्कि सेल्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ आवर श्योरिटी के साथ में कि इतनी होने के इतने चांसेस हैं। और यस, इस डेटा में यस अगर आउटलायर आ गया तब चीज़ें थोड़ी वेरी कर देती है, राइट। यही चीज़ हमने स्टडी करी थी कि जब नई और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर बढ़ाते जाएंगे तो कितना वेरिएंस आएगा, वो डिपेंड करता है। अगर नया डेटा बड़ा आउटलायर हुआ तो सारी चीज़ को डिस्टॉर्ट कर सकता है। पर इस केस में यहाँ पे जब एक डेटा नॉन मैट्रिक है और एक मैट्रिक है, इस केस में हमारा प्रिसीशन और हमारा कंक्लूजन इतना ज़्यादा रोबस्ट नहीं रहेगा। यहाँ पे
हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी है उसके अंदर हमारे लिमिटेड असम्पशंस थे और हमारा आंसर भी उस लेवल का आया। थर्ड सिनेरियो में जब डायमेंशन हैवी है तब हम अच्छी प्रिडिक्शन कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी कर सकते हैं कि यस इतने प्रोबेबिलिटी है कि दोनों जब लो है, सपोज एडवर्टीजमेंट लो था तो सेल्स भी लो है और एडवर्टीजमेंट हाई था तो सेल्स भी हाई है। अगर यही डेटा अगर चेंज हो जाता है तो फिर चीज़ें प्रिडिक्शन डिफिकल्ट हो जाता है। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हैं। अभी एक बार इन चीज़ों को वापस समराइज कर लेते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर दोनों मेट्रिक हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों, तो वहाँ पे हम कोरिलेशन और सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल मेट्रिक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मेट्रिक है, उस केस में डिफरेंस वर्ड यूज किया था हमने, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हम यहाँ पे मीन्स को कंपेयर करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो नॉन मेट्रिक वेरिएबल है उसकी अगर कैटेगरीज 2 है, जैसे मेल फीमेल, बॉयज गर्ल्स, पब्लिक प्राइवेट, तो तब हम टी टेस्ट लगाते हैं। 2 से ज़्यादा कैटेगरी, वेरिएबल 2 ही हैं, याद रखिए वेरिएबल 2 ही हैं, लेकिन जो नॉन मेट्रिक वेरिएबल है उसकी कैटेगरीज 2 से ज़्यादा है, उस केस में हम अनोवा लगाते हैं। जैसे मेल फीमेल या न्यूट्रल 3 कैटेगरीज आ गई तो वहाँ पे हम एनोवा लगाएंगे। थर्ड सिनेरियो, जब डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मेट्रिक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेट्रिक है, इस केस में हम लीनियर डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस, बाइनरी और मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक लगाते हैं। एंड फोर्थ सिनेरियो, क्रॉस टेबुलेशन, जहाँ पे दोनों ही नॉन मेट्रिक है, यहाँ पे बहुत वीक प्रिडिक्शन आता है, एक ही सिंपल अजम्पशन है, इसलिए प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम अपना आंसर उस लेवल पे, इसमें जितनी ज़्यादा श्योरिटी और एक्यूरेसी के साथ में रिग्रेशन बहुत स्ट्रांग प्रिडिक्शन देता है और यहाँ पे वीकेस्ट प्रिडिक्शन देता है। इस चीज़ को हमने पीछे समझने की कोशिश करी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं तो रिलेशन वर्ड यूज़ करते हैं और स्ट्रांग रिजल्ट्स भी आते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इनफॉर्मल, कम लिमिटेड असम्पशंस हैं।